नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम पार्ट फोर्थ को देखेंगे। जो साइंस एंड टेक का हमारा पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा था, उसका हम पार्ट फोर्थ देखेंगे। इसके पहले हमने 3 पार्ट को अपलोड कर रखा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। इन सबको हमने कवर होलिस्टिक वे में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए, देखिए, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समथिंग सीन इन न्यूज रिफर्स टू। ट्रांसक्रिप्टोम क्या रिफर करता है? ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा है। A range of enzyme used in genome editing। जीनोम एडिटिंग में बेसिकली जो एंजाइम्स का यूज होता है, बेसिकली उसको दर्शाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? फुल रेंज ऑफ एम आर एन ए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन टेकिंग प्लेस इन सेल। ठीक है, जो मैकेनिज्म जिससे मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है सेल्स में, उसको दर्शाता है। बताओ कौन सा सही है इसमें? देखो यहाँ पे हमारा आंसर बी होगा। द फुल रेंज ऑफ एम आर एन ए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फुल रेंज ऑफ एम आर एन ए मतलब मैसेंजर आर एन ए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है देखो, लेट्स से आपका जो डीएनए है ना, जो डीएनए बेसिकली ये क्या है? एक ह्यूज लाइब्रेरी है। एक ह्यूज लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे कुक बुक्स रखे हुए हैं। कुक बुक, ठीक है। कुक बुक मतलब ये आपका जीन हो गया, ठीक है, ये आपका जीन हो गया। बट जो सिप है, सिप मीन्स जो आपके सेल्स हैं, क्या कर रहा है? ये जो कुक बुक्स है ना, उसको पूरे को डायरेक्टली रीड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इनको पूरा डायरेक्टली रीड नहीं कर रहा है। तो फिर कर क्या रहा है? वो जो रेसिपीज है इसमें बेसिकली उसको कॉपी कर रहा है। ठीक है, उसको फोटो कॉपी करा ले रहा है, सपोज दैट। जिस जो भी रेसिपीज इसको चाहिए होगा उसको फोटो कॉपी करा ले रहा है उसका। ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन में ले जाके मतलब जो भी चीजें हो रही है उसको कर रहा है। ठीक है, अब जो ये फोटोकॉपीज है ना, ये जो फोटोकॉपीज है उसे हम एम आर एन ए बोलते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और जितने भी कॉपीज अभी तक हुए हैं इसमें, जितने भी कॉपीज हुए हैं बेसिकली, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्टोम। मतलब जो कलेक्शन है बेसिकली एम आर एन ए रेसिपीज का, जो कि यूज किया जा रहा है किचन में, इसके द्वारा, शेफ के द्वारा, उसे हम ट्रांसक्रिप्टोम बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम। तो ये इसी है बेसिकली, आपको काफी इजी वे में एग्जाम्पल के तहत मैंने समझा दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। तो बेसिकली ये फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्टोम इज अ फुल रेंज ऑफ मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ट्रांसक्रिप्टोम इज अ फुल रेंज ऑफ, सेम ही है। ठीक है, समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं, विथ रेफरेंस टू प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया, it is mandatory to manufacturers to put which of the following information on the main label as per food safety and standard packaging and labeling regulation 2011। मतलब क्या है बेसिकली, जो आइटम्स आते हैं उसमें जो पीछे लिखा होता है ना कुछ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो ना कि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वेज है नॉन वेज है, सारी चीजें लिखी होती है ना उसमें। तो बता रहा है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 है, उसके तहत क्या क्या चीजें उसमें ऐड होना चाहिए, ये सारी चीजें बताना है। मतलब कौन कौन से इन्फॉर्मेशन वो पीछे लिखा होना चाहिए, ये बता रहा है। फर्स्ट बोल रहा है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिक्टिव्स। ठीक है, मतलब लिस्ट होना चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली उसमें यूज हुए हैं और जो एडिक्टिव हो। ठीक है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन मतलब होना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय मेडिकल प्रोफेशंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है,
अगर कोई रिकमेंडेशन दिया गया है मेडिकल प्रोफेशन के द्वारा कि उस आइटम को खाने से एलर्जी हो सकता है, क्या क्या एलर्जीज हो सकती है, उसका मेंशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस, ये भी मेंशन होना चाहिए। बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। जो हमारा फर्स्ट वाला है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिक्टिव्स, ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसे उसे प्रोवाइड कराना होगा लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली यूज किए गए हैं उस प्रोडक्ट्स में, उसका लिस्ट होना चाहिए, प्लस एडिक्टिव्स, मतलब एडिक्टिव्स जो भी होंगे बेसिकली उसको भी, उसका भी वहां पे जिक्र होना चाहिए, वहां पे उसका मेंशन होना चाहिए, ठीक है, जो प्री पैकेज आइटम्स है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे एनर्जी वैल्यू हो गया, अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, अदर जो न्यूट्रिशन उसका बेसिकली उसमें मेंशन होना चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो जी हाँ, ये भी हमारा सही है। थर्ड बोल रहा है, रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय मेडिकल प्रोफेशन अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जी। देखो ये मैंडेटरी नहीं है बेसिकली, ये मैंडेटरी नहीं है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है लेबलिंग रेगुलेशन है 2011 के तहत, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा। और जो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है बेसिकली, आपने देखा होगा कि ग्रीन सिंगल सर्कल होता है, ग्रीन सर्कल होता है, फिर उसके बाद नॉन वेजिटेरियन के लिए ब्राउन ट्रायंगल ऐसे बना होता है ना, ग्रीन सर्कल मेंशन होता है ना उसमें। तो बेसिकली हाँ, ये भी सही है हमारा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो, एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के तहत ऑल प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन सच एज न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो गया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बेस्ट बिफोर हो गया, डेट ऑफ पैकेजिंग हो गया, लॉट नंबर, कोड नंबर, बैच, सर्वल पीस पैकेज, list of ingredients including addictive food that have been pre-packaged, a primary display panel, wholesale package। बेसिकली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड की जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछा, वायरस कैन इन्फेक्ट, किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को, फंगी को, प्लांट्स को, किसको किसको कर सकता है, हमें करेक्ट वन बताना है। बताओ। देखो तीनों को कर सकता है, ठीक है। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है इसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। फंगी को जो इन्फेक्ट करता है इसको क्या बोलते हैं, माइकोवायरस। प्लांट का तो पता ही है आपको, प्लांट को तो इन्फेक्ट कर ही सकता है वायरस, ठीक है। हमने वेरियस एग्जांपल्स को देखा है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, क्या टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, जो बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो, माइकोवायरस बेसिकली फंगल वायरस है, ठीक है। और इसके बाद बैक्टीरियोफेजेस हो गया, बैक्टीरिया वायरस हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें थी। ऑल काइंड ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी आर सस्पेक्टिबल टू वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू लाइफाई रिसेंटली इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाइफाई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा, हमें बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बोल रहा है इट यूजेस लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, इसमें लाइट का यूज किया जाता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, ठीक है। बोला यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और कहीं ज्यादा ज्यादा फास्ट है वाईफाई के कंपेयर में, अगर हम देखें तो फर्स्ट बोल रहा है हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिशन के लिए लाइट का यूज करता है, सेकंड में ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि काफी ज्यादा फास्टर है वाईफाई के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दोनों हमारा सही है, सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो लाइफाई बेसिकली ये लाइट लगा हुआ है, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है, क्योंकि लाइफाई इज अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे इनविजिबल भी दे सकता है, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनविजिबल दे सकता है, तो हमारा गलत होगा। लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिटिंग वायरलेस इंटरनेट कम्युनिकेशन एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। लाइफाई
ट्रांसमिशन स्पीड गो ओवर 100 GB, 14 टाइम्स फास्टर देन विक्स, वर्ल्ड फास्टेस्ट वाईफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एस्ट्रोसैट के रिगार्डिंग बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला बोला है, अदर देन यूएसए एंड रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। ठीक है, एस्ट्रोसैट इज ए 200 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है। हमें पता है कि एस्ट्रोसैट क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बताओ कौन कौन से हैं। देखो पहला जो बोला है, अदर देन यूएसए एंड रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। देखो यार, इसके बाद वेरियस अदर कंट्रीज भी है, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया। बेसिकली ये सब भी कहीं ना कहीं सिमिलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किए हैं बेसिकली स्पेस में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा। फिर उसके बाद दूसरा बोला, एस्ट्रोसैट इज 2000 kg सैटेलाइट प्लेस इन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अगर इसका देखें तो 1513 kg का है। ठीक है, 2000 kg का नहीं है। और ये जो 1650 किलोमीटर बोला है, 650 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी हमारा गलत होगा। तो देखेंगे तो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ना हमारा फर्स्ट वाला सही है ना सेकंड वाला सही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एस्ट्रोसैट is India's first dedicated multi-wavelength space observatory which will help in understanding the universe and 6 other foreign satellites। ठीक है, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा बेसिकली, तो उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, क्योंकि चाइना भी लॉन्च कर रखा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी वो भी लॉन्च कर रखा है, जापान ने भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया बस एक कंट्री नहीं है यूएसए और रशिया के बाद जिन्होंने लॉन्च किया है, अदर कंट्रीज भी हैं बेसिकली। सेकेंड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 1513 इतना था अप्रोक्सीमेटली, आप देख लेना। 650 किलोमीटर के ऑर्बिट में बेसिकली इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो। और क्या बताना, हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला है, इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है, made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA। ठीक है, make India only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो मंगलयान को हम मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, जी हाँ ये सही है हमारा, क्योंकि ये इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसरो के द्वारा 2013 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। गलत है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी लॉन्च कर रखा था इसके पहले स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी ने लॉन्च कर रखा था। ठीक है, नासा ने भी लॉन्च कर रखा था, तो ये गलत होगा हमारा। सोवियत यूनियन ने किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था, फिर नासा ने किया था। नासा तो यूएसए का फिलहाल, तो बेसिकली हमारा गलत होगा स्टेटमेंट। इंडिया सेकंड कंट्री नहीं है। ठीक है, इंडिया फोर्थ कंट्री। क्या है, फोर्थ कंट्री। फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल कर लिया था। ठीक है, और इस टाइम पे अगर आप ध्यान दोगे तो काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि हमने काफी कम कॉस्ट में भी इसको बना लिया था ना। अगर कंपेयर करें तो मंगलयान आपने मूवी देखा होगा आई थिंक, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये सारी चीजें। तो फिर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड हमारा गलत है। फर्स्ट सही है, क्योंकि मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था यह। इसरो हैज बिकम द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स। सोवियत स्पेस प्रोग्राम था, नासा था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी था। एक चीज ध्यान रहे, चाइना नहीं था। ठीक है, चाइना का कोई भी मिशन अभी तक ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था 2013 तक देखे तो मार्स पर। थर्ड वाला करेक्ट था, क्योंकि फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिटर, एशिया का फर्स्ट नेशन था इंडिया जो मार्स पे बेसिकली पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है,
इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। एक इंपॉर्टेंट मेंबर है किसका, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टेज में था, ठीक है। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड, अगर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेसिकली सक्सीड कर जा रहा है, क्या इमीडिएट एडवांटेज होगा इंडिया के लिए, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट दे रखा है क्या, इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन, मतलब बोला है इंडिया थोरियम का यूज कर सकता है पावर जनरेशन के लिए यूरेनियम की जगह पे, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इट अटेन ए ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूजन रिएक्टर इन पावर जनरेशन, ठीक है। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर, बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। पहले तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या है, देखो ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन से हम बेसिकली लार्ज स्केल तक एनर्जी को जनरेट कर पाए, और साथ ही साथ जो कोल बेस्ड हमारा एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको हटाएं, कार्बन फ्री सोर्स को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए, ठीक है। बेसिकली ये था। तो अगर देखें तो इससे क्या बेनिफिट होगा, फर्स्ट लास्ट वाला सही है, इट कैन बिल्ड रिएक्टर फॉर पावर, ठीक है। इंडिया रिएक्टर को बिल्ड कर सकता है पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए इंडिया रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर को बेसिकली बिल्ड कर सकता है इंडिया में। तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन देखो फ्यूजन फ्यूजन बेसिकली पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, फ्यूजन फ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है भाई, तो उसको आप याद रखे रहना, ठीक है। रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट कॉल इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर एम टू मिमिक द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ सन टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली जो फ्यूजन प्रोसेस सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्यूजन प्रोसेस से, वैसे ही कुछ करके हम अर्थ पे ऐसे एनर्जी को प्रोड्यूस करें, बेसिकली मतलब था, ठीक है। अगर देखें तो ओवर 35 कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर ITER प्रोजेक्ट में, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, हु आर ऑल ITER मेंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2016 का क्वेश्चन हम लोग का खत्म होता है, 2017 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है। देखो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है बेसिकली रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए, ठीक है। एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए। तो आंसर बेसिकली हमारा तो सी होगा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल। बट ये होता कैसे, इसको देख लेते हैं। देखो जो एक सेल होते हैं ना, जो एक सेल होता है बेसिकली उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है, उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, सोमैटिक सेल। न्यूक्लियस को रिमूव किया गया एक सेल से, सोमैटिक सेल से इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होता है, एक बॉडी सेल होता है, बेसिकली स्पर्म और एग का नहीं होता है, बॉडी सेल होता है, ठीक है। तो जब इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया तो इसको स्टिमुलेट किया जाता है बेसिकली कि वह डिवाइड करे और डेवलप हो एम्ब्रियो में, ठीक है। जब सोमैटिक सेल को इंसर्ट किया गया तो ये बेसिकली फुल सेट ऑफ DNA हो गया। तो फिर इसको स्टिमुलेट किया जाएगा कि वह डिवाइड और डेवलप हो बेसिकली एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा बेसिकली, फिर क्या होगा, इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा जो सैरोगेट होंगे उसमें, ठीक है। सैरोगेट में बेसिकली इम्प्लांट कर दिया जाएगा, और जब सैरोगेट में इम्प्लांट होगा तो एक क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बेसिकली ये था। तो बेसिकली जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ फॉर्म एनिमल that have exceptional qualities such as ability to produce large quantities of milk, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो डॉली शिप बनाया गया था, ठीक है, 1996 में,
ये फर्स्ट मैमल था टू बी क्लोन वाया सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग में बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है उसमें जो डीएनए सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो बेसिकली जीनोम होता है उसमें जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करना इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि हमेशा न्यूज में देखा जा रहा है, बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में कैसे यूज किया जा सकता है? फर्स्ट बोल रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जीन जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, this technique help in determining the time required to develop new varieties of crop and plants. It can be used to decipher the host pathogen relationship in crop. बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? देखो, इसमें से हमारा तीनों सही होगा। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज किया जा सकता है जेनेटिक मार्कर के लिए, किसके लिए? डिजीज रेसिस्टेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, सेकंड भी हमारा सही है, क्योंकि इस टेक्निक के तहत जो टाइम रिक्वायरमेंट है ना बेसिकली टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा सही है, फर्स्ट सही है, और तीसरा भी कहीं ना कहीं सही है। डेसिपर मतलब पता लगाना, तो होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। ठीक है, इसको भी किया जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत। तो सी विल बी द, तो डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो जीनोम सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, कैसे उसके डीएनए बेस को और सीक्वेंस कैसे उसको पता लगाया जा रहा है, सच एज एएस हो गया, सीएस हो गया, जीएस हो गया, टीएस हो गया, दैट मेक अप द ऑर्गेनिज्म डीएनए। ठीक है, दिस जेनेटिक लेटर्स टोटल मोर देन 3 बिलियन, समझ रहे हो? 3 बिलियन से भी ज्यादा होता है, मेक अप द ह्यूमन जीनोम। फर्स्ट करेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मेकर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन डिफरेंट क्रॉप प्लांट कैन बी डन वाया जीनोम सीक्वेंसिंग। सेकेंड वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग is a method that will aid in genetic engineering and speed the process of creating new crop plant variety। ठीक है, मतलब जो न्यू क्रॉप प्लांट वाइराइटीज को तैयार करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज कर सकते हैं, और इसका प्रोसेस भी काफी स्पीड अप कर देगा, काफी ज्यादा तेज कर देगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए। थर्ड वाला भी करेक्ट है, कि इज ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च ऑन होस्ट पैथोजन इंटरेक्टिंग इन एग्रीकल्चर सिस्टम लाइक that of genes related to insecticide resistant in Bactroceरा dorsalis। ठीक है, तो बेसिकली ये था। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स आर यूज टू क्रिएट डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच आर द एडवांटेज ऑफ ओएलईडी डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमें बेसिकली एडवांटेज बताना है ओएलईडी डिस्प्ले का ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आता था बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। दूसरा, रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडी डिस्प्ले। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी डिस्प्ले। बताओ कौन सा सही है इसमें से? फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि उसे फैब्रिकेट किया जा सकता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट में, और इससे कहीं ना कहीं वो बेंडेबल हो जाएगा और एक फोल्डेड डिस्प्ले भी बन सकता है। ठीक है, आप उसको बेंड कर सकते हो, जैसे अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं ना ओएलईडी डिस्प्ले यूज करके उसको आप बेंड कर ले रहे हो। सैमसंग में भी आया है, फिर उसके बाद आई थिंक मोटरोला में भी आया है, बहुत सारे ऐसे फोन है जिसको आप बेंड कर ले रहे हो, तो इसके उसमें ओएलईडी डिस्प्ले यूज होता है ना। तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड क्या बोला? रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडी डिस्प्ले। जी हाँ, क्योंकि इसका अगर वेट देखें तो काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रोल अप डिस्प्ले उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी। जी हाँ, ये भी सही हमारा। हम ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी इससे बना सकते हैं ओएलईडी डिस्प्ले से। ठीक है, तो हमारा तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सी विल बी द राइट आंसर, आप देख सकते हो। फर्स्ट, regular OLED are usually fabricated on glass substrate, but by replacing glass with flexible plastics such as polythene, tetraphthalate, basically PET, among other, OLED can be made both bendable and lightweight। ठीक है, ग्लास ना यूज करके फ्लेक्सिबल प्लास्टिक भी यूज करके हम इसको बेंडेबल एंड लाइट वेट बना सकते हैं। ठीक है,
सेकंड करेक्ट हमारा, क्योंकि OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट लीडिंग टू पॉसिबल फैब्रिकेशन ऑन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स फॉर अदर न्यू एप्लीकेशन सच एज रोल अप डिस्प्ले। यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कैसे उसको बेंडेबल एंड फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, लाइट वेट बनाया जा सकता है। इससे इतना हो गया तो रोल अप डिस्प्ले ऑब्वियसली पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो फिर दूसरा वाला हमारा सही होगा। थर्ड वाला, एलसीडी टेक्नोलॉजी इंगेज इन बैकलाइट। अगर देखें तो उसमें बैकलाइट होता था, ठीक। अभी जो पुराने वाले जो टीवी वगैरह होते हैं आप उसमें देखोगे तो बैकलाइट होता था उसमें, ठीक है। अभी जो ओएलईडी है ना, नो बैकलाइट फंक्शन, उसमें कोई बैकलाइट फंक्शन नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इसे जो ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है बेसिकली उसको उसको बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हमारा सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। ये हमारा 2017 का क्वेश्चन खत्म होता है, अब 2018 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज। इनमें से कौन सा स्प्रेड कर सकता है प्लांट डिजीज को। बर्ड्स हो गया, डस्ट ब्लोइंग हो गया, रेन हो गया, विंड ब्लोइंग हो गया। बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। देखो इसमें हमारा चारों सही होगा, ठीक है। चारों प्लांट डिजीज को कहीं ना कहीं स्प्रेड कर सकते हैं, बर्ड्स भी स्प्रेड कर सकते हैं, पॉलिनेशन होता है उसके तहत कहीं ना कहीं, और डिजीज को भी स्प्रेड कर सकते हैं। डस्ट ब्लोइंग, डस्ट ब्लो कर रहा है कहीं ना कहीं ट्री से दूसरे ट्री पे डस्ट जाके चपक जा रहा है, उससे भी होगा। रेन, रेन होता है वाटर का कहीं ना कहीं लीचिंग होता है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा सकता है, उसके रूट तक जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लांट डिजीज को स्प्रेड कर सकता है। विंड ब्लोइंग, विंड से भी कहीं ना कहीं जो डिजीज होंगे बेसिकली एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा सकते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, there are many other ways that pathogen can cause plant disease are indirectly transmitted including wind हो गया, water हो गया, animal हो गया, insects हो गया, mites हो गया, nematodes हो गया, birds हो गया, and other जो basically species है उसके तहत कहीं ना कहीं इसको फैलाया जा सकता है, इसको स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है। कैसे देखो, पैथोजन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिजीज्ड प्लांट टू अनदर प्लांट बाय बर्ड्स फ्लाइंग थ्रू क्रॉप्स, ठीक है। विंड से हो सकता है, रेनबो रेन ड्रॉप splashing can spread certain bacteria such as insects of citrus canker disease। तो आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। मोबाइल ऑपरेशन फोन, मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोल द पावर ग्रिड। बताओ किस में यूज हो सकता है। देखो तीनों में यूज हो सकता है, ठीक है। मोबाइल फोन ऑपरेशंस में भी यूज हो सकता है, बैंकिंग ऑपरेशंस में भी यूज हो सकता है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड इसमें भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखें तो अगर मोबाइल फोन ऑपरेशन में देखें तो जीपीएस हमें काफी एक्सटेंसिवली यूज होता हुआ दिखता है, क्योंकि लोकेशन ट्रैकिंग, नेविगेशन, मैपिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें तो उसमें यूज होती है ना। फर्स्ट वाला तो सही है। बैंकिंग ऑपरेशन, देखो बैंकिंग ऑपरेशन में हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं देखते हैं, ठीक है, बट जीपीएस का यूज सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज हो सकता है, एटीएम के लोकेशन के लिए यूज हो सकता है। आप सर्च करते हो ना एटीएम नियर मी, ठीक है। बट अगर देखें तो एक वो टेक्नोलॉजी नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, बट फिर भी बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज होता है। एटीएम्स के थ्रू एटीएम को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। तो सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, इसमें इसके थ्रू इसके तहत कहीं ना कहीं जो करेक्ट टाइमिंग है ऑपरेशंस का उसको उसके लिए यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है उसको मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली ये सारी चीजें हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया क्वेश्चन में ही, तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, हाई स्पीड मार्केट ट्रांजैक्शन और टाइम स्टैप पेड यूजिंग टाइमिंग मेथड ड्राइव फ्रॉम जीपीएस, ठीक है। तो बेसिकली एटीएम लोकेट करने के बैंक वेरियस उसके वे में अगर देखें तो यूज किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन मॉर्निंग you wake up and tap it to stop the alarm which cause your geyser to be switched on automatically, ठीक है। जैसे ही आप अलार्म को बंद करते हो आपका गीजर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। द स्मार्ट मिरर इन योर बाथरूम show the day weather and also indicate the level of water in your overhead after you take some groceries from your refrigerator for making breakfast। It recognize the shortage of stock in it and place an order for the supply of fresh grocery item। बेसिकली आप जब आप
रेफ्रिजरेटर से कुछ ग्रोसरी वगैरह को उठाते हो तो उसमें आपको यह इंडिकेट कर देता है कि ठीक है इस चीजों को शॉर्टेज आपके इसमें अभी देखे तो ठीक है। फिर क्या बोला, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस and lock the door, all the lights, fan, geyser and AC machine get switched off automatically। जैसे ही आप अपने रूम से बाहर जाते हो और रूम को लॉक करते हो, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं आपके रूम हाउस में, आपके रूम में बेसिकली सारी चीजें बंद हो जाती हैं। जैसे हो गया फैन हो गया, गीजर हो गया, एसी मशीन हो गया, ठीक है, सारी चीजें। ऑन योर वे टू ऑफिस योर कार वार्न यू अबाउट द ट्रैफिक कंजेशन ahead and suggest an alternate route। जैसे जैसे आप कार में बैठते हो आपको पूरा पता चल जाता है कि किस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक है, किस रूट पे कम ट्रैफिक है, बेसिकली वो आपको अल्टरनेट रूट सर्च करके देता है, ठीक है। एंड इफ यू आर लेट फॉर अ मीटिंग इट सेंड अ मैसेज टू योर ऑफिस अकॉर्डिंगली। जैसे ही आप मतलब अगर मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो तो मैसेज भेज देता है आपके ऑफिस में उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट अप्लाई टू अबव सिनेरियो। इनमें से कौन सा बेस्ट अप्लाई करता है इस पे। देखो तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग है बेसिकली, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग है। वीपीएन नहीं होगा क्योंकि इनक्रिप्टेड मैसेज वगैरह को भेजने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होगा, ठीक है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं होगा, तीनों गलत है, ये सही है इंटरनेट ऑफ थिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग, द आइडिया बिहाइंड इंटरनेट ऑफ थिंग is to connect any device to internet and other connected device as long as it has an off on the internet of things is a vast network of interconnected device। क्या है interconnected device and the people all of which gather and exchange information about their environment how they are used। ठीक है, बेसिकली जैसे जैसे यूज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन भी करते हैं। आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर देते हो, समझ रहे हो। अलार्म, अब अलार्म ही देख लो, ऑटोमेटिकली बजता है। अगर आपने टाइमिंग उसमें सेट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली बजेगा, ठीक है। रिमाइंडर आप देख लो, उसमें लिखा होगा तो रिमाइंड करा देगा आपको क्या क्या चीजें कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं बेसिकली। वीपीएन को इनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत होगा। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीएम एनेबल डाटा रूट्स is the protocol that power the when a user in Singapore loads a website with origin server इन अर्जेंटीना। कैसे चीजें कनेक्टेड है बेसिकली इसके बारे में बताता है, ठीक है, एक दूसरे से कैसे चीजें कनेक्टेड है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया में जो बेसिकली जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोला है पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर जो जीएसएलवी होता है बेसिकली आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी पियर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन स्काई एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ, ठीक है। जीएसएलवी मार्क थ्री बेसिकली इज a 4 stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage होता है बेसिकली लिक्विड रॉकेट इंजन को यूज किया जाता है। बस बताओ इसमें से कौन सा सही है। देखो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना पीएसएलवी, इसे बेसिकली यूज किया जाता है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसके तहत कहीं ना कहीं लॉन्च किया जाता है। पीएसएलवी मतलब पोलर ऑर्बिट में बेसिकली इसको भेजा जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इससे भेजा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, जी हाँ, ये इतना सही है, इतना सही है। दूसरा वाला क्या बोला, जीएसएलवी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो जो जीएसएलवी है बेसिकली क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ना उसको लॉन्च करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो हमारा दूसरा वाला भी सही है। इसको किस में प्लेस किया जाता है, जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है ना जीटीओ, वहां पे इसको प्लेस किया जाता है। तो अगर देखें तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड क्या बोला, सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन स्काई। आप खुद सोचो अगर परमानेंटली एक जगह फिक्स कर दिया गया तो कैसे अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, समझ रहे हो। परमानेंटली फिक्स नहीं होता इसमें बेसिकली जो लोकेशंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मूव करता रहता है। तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं होता, ठीक है, यह मूव करता रहता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। परमानेंटली फिक्स क्या होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ना,
जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं बेसिकली वो परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स फिक्स नहीं होते हैं। तो दूसरा वाला हमारा गलत होगा, ठीक है। थर्ड वाला GSLV Mark 3 इज ए 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, भाई ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल अगर देखे तो, ठीक है। इसमें 3 स्टेज है। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला सॉलिड है, फर्स्ट वाला सॉलिड है, दूसरा वाला लिक्विड है, और थर्ड वाला क्या है, क्रायोजेनिक है, ठीक है। थर्ड में हम क्रायोजेनिक यूज करते हैं, दूसरे में लिक्विड यूज करते हैं, थर्ड वाले में फर्स्ट वाले में सॉलिड को यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग, वेयर जो GSLV होता है उसको बेसिकली डिजाइन किया गया होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। सेकेंड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि GSLV अपीयर्स रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं PSLV नहीं होता, तो सेकंड वाला गलत होगा। थर्ड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि GSLV जो Mark 3 है 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट में क्या होता है, सॉलिड होता है, सेकंड में लिक्विड होता है, और थर्ड में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बेसिकली, जो कि किसको यूज करता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा सेकंड एंड थर्ड गलत होगा और फर्स्ट वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग को किस में यूज किया जा सकता है, हमें ये बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम मतलब जैसे स्वीट डिशेज हो गए, शुगर कैंडीज हो गए, चॉकलेट्स हो गया, तो बेसिकली ये सारी चीजें इसको इसको बनाने में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ठीक है, जो कान में पहनते हैं आवाज सुनने उनने के लिए, बेसिकली उसको बोलता है। ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, बताओ किस में यूज किया जाता है जी, हमारा डी होगा आंसर, क्योंकि सब में देखा जाता है अगर 3D प्रिंटिंग की हम बात करें तो, ठीक है। 3D प्रिंटिंग सब में यूज होता है, देख सकते हो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग फूड रेस्टोरेंट बेसिकली जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, वो सही है। एंड जो 3D प्रिंटिंग इन एनाटोमिकल शेप ऑफ ह्यूमन ईयर्स वाज यूज्ड टू क्रिएट बायोनिक ईयर्स, बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखने को मिलता है हमें, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में भी देखने को मिलता है, डाटा प्रोसेसिंग में भी देखने को मिलता है, यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। 3D printing used to produce computer parts such as circuit board which are used in processing of data, ठीक है। तो बेसिकली 2018 तक के क्वेश्चन हमने काफी होलिस्टिक वे में देख लिया, ठीक है। अब 2019 का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।